गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लासेस में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अपने कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं उसको हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल, उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण में भी हम लोगों ने पढ़ा था। गैसों का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक समीकरण, उसके प्रकार, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, इसके अलावा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला लाभ, इसके अलावा रासायनिक समीकरण की सीमाएं या दोष और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहली जो उसकी टाइप है वो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। शब्द से ही दिख रहा है कि संयोजन मतलब कि दो चीजों का मिलना, संयोग होना। तो शब्द से हमें यह पता चल रहा है कि यहां पे दो जो यौगिक हैं या दो तत्व हैं ये आपस में संयोग करेंगे। डिफिनीशन देखेंगे तो इसका डिफिनीशन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। नए गुण वाले संयोग करेंगे और नए गुण, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि कार्बन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है और यहाँ पे एक नए यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है, हमें पता है। इसके अलावा Fe+S, आयरन और सल्फर, FeS, आयरन सल्फाइड। तो ये दिख रहा है कि एक नए गुण वाले पदार्थ हैं। जैसे H2+Cl2, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों गैस हैं और ये एक एसिड है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करें और एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पहला प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन के शब्द से आपको लग रहा होगा कि इसमें टूटने की बात हो रही है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। डिफिनीशन इसका होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से नए दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से नए दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये CaO और प्लस CO2 ये अलग हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बड़ा अणु है ये और टूट करके दो नए पदार्थ और नए गुण वाले पदार्थों के रूप में ये बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, KCl और O2। तो पोटेशियम क्लोरेट है ये। जब इसे हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसे, तो ये जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब देखिए आप इसे संतुलित कर सकते हैं। ये जो है
आप इसे चाहें तो ये असंतुलित है, आप इसे संतुलित कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका डिफिनीशन है कि जब किसी धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड, जब किसी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड विलयन से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातु जो है कैथोड पे टूट जाता है और अधातु एनोड पे टूटता है, मतलब उसका अपघटन हो जाता है। और इसका अपघटन किस रूप में हो रहा है? विद्युत के द्वारा। हम देख रहे हैं यहाँ पे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। मैंने कहा कि जब किसी धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु जो है कैथोड पे टूटता है और अधातु जो है एनोड पे टूटता है, और इस तरह से वो जो द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड विलयन है धातु की वो टूट जाते हैं, और इस घटना को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl, जब इसमें हम जल मिला देंगे, आप देख रहे हैं सोडियम धातु है जबकि क्लोरीन अधातु है, तो सोडियम की ये धातु की क्लोराइड है ये, और इसमें जब जल मिला दें तो जलीय विलयन, ये विलयन बन जाएगा, और इसे जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा सोडियम और क्लोरीन के रूप में। सोडियम कैथोड पे टूटेगा क्योंकि ये धातु है। मैंने पहले ही कहा कि जो धातु है वो कैथोड पे टूटता है और जो अधातु है वो एनोड पे टूटता है। कैथोड और एनोड क्या है हमने पिछले क्लासेस में 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, और आगे भी हम लोग देखेंगे इसको, जब हम धातु अधातु चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसी तरह अगर हम देखें पोटेशियम क्लोराइड की बात कर लें तो वहां पर भी वही होगी, पोटेशियम और ये क्लोरीन अलग अलग टूट जाएंगे। पोटेशियम धातु है तो कैथोड पे टूटेगा और क्लोरीन अधातु है तो एनोड पे टूटेगा। H2O की बात ले लें, H2O भी टूटेगा तो H2+O2। हाइड्रोजन जो है एक अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत धनात्मक गुण पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है कैथोड पे टूटेगा, और ऑक्सीजन आपको पता है धातु है तो ये एनोड पे टूटेगा। मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धातु जो है कैथोड पे टूट जाता है और अधातु एनोड पे टूटता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आप डिफिनीशंस को लिखिएगा, जो मैंने बोला है वही आपकी डिफिनीशन है, आप उसे लिखिएगा, इन एग्जाम्पल्स को लिखिएगा और नोट्स बनाइएगा। हम लोग अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन सुनिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जांपल समझ में आ जाएगा। Fe+CuSO4 अभिक्रिया होगा तो ये जो Fe है सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग को अगले जब धातु और अधातु चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं की एक क्रियाशीलता श्रेणी होती है जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, उसके बाद से सोडियम होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। मतलब कि ऊपर से जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होता है ऊपर रहता है, बाकी नीचे जितना कम होता जाता है नीचे चला जाता है। तो धातुओं की एक क्रियाशीलता श्रेणी है। जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर रहता है, सबसे ऊपर रहता है, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, और उसमें पोटेशियम सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, उसके बाद से सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ऐसे नीचे करके जितने धातु हैं उनकी क्रियाशीलता श्रेणी बनती है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में इसके विलयन को इसके साथ अभिक्रिया करें तो ये जो है ना, इसके विलयन से इसका जो मूलक है उसको विस्थापित कर देगा, और जैसे MgSO4 है, ये अभिक्रिया करेगा तो ऐसे CaSO4 बना देगा और Mg को विस्थापित कर देगा।
वैसे ही जैसे मान लीजिए हम दिखाते हैं ये Ca प्लस MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, CaSO4, और ये मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अभिक्रिया धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से नीचे आ रहा है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जब हम लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर जो है लोहा से कम क्रियाशील है। और दूसरी बात एक ये है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि अगर किसी लोहे के कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें तो क्या परिवर्तन होगा। तो जब हम किसी लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो आपको पता है क्या करेगा, लोहा जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और कॉपर को विस्थापित करेगा। तो कॉपर सल्फेट का पहले जो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है वो नीला होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। और जब हम लोहा उसमें डाल देते हैं लोहे की, तो होगा क्या, ये जो कॉपर है वो विस्थापित हो जाएगा और इसके विलयन का जो नीला रंग है वो हल्का हरा हो जाएगा। अब विलयन का रंग अभिक्रिया के बाद कैसा हो गया, हल्का हरा। और जो कील है, लोहे की जो कील है उस पे लाल भूरे रंग की हल्की परत जम जाएगी। तो हम क्या कैसे दिखेंगे, जब किसी लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है और विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है और लोहे के कील पर एक लाल रंग की हल्की भूरी लाल रंग की परत चढ़ जाती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम Zn के साथ अभिक्रिया करा दें, Zn प्लस CuSO4, तो क्या होगा। आपको पता है Zn जो है कॉपर से Zn भी ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा ZnSO4 प्लस Cu। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हम कर दें तो क्या होगा, मैग्नीशियम भी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा MgSO4 प्लस Cu। ये सब अवक्षेप बनाते हैं। तो ये याद रखना है कि जब भी हम अभिक्रिया, तो इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए क्योंकि एक हिस्से को ही विस्थापित कर रहा है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ। आप इसे याद रखिएगा और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा और इसको जितना हो सके आप इस पे एक्सरसाइज करिएगा, रिवीजन करिएगा, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत आसान है। थैंक यू।